Welcome everyone. In the previous lecture, we'll discuss the structure of nephrons. फिर हम लोग ने वहाँ पे स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात की थी कि कैसे वो फंक्शन करता है और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये डिस्कस किया था कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट और बाउमैन कैप्सूल में तक में जो फिल्ट्रेशन आता है वो 3 लेयर्स में होकर आता है। उसी का डायग्राम यहाँ पर हमने दिखाया है। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है, बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर ये विसरल मेम्ब्रेन जो कि पोडोसाइट्स में मॉडिफाई होती है। यहाँ तक हम लोग ने डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर उसके बाद हम लोग फर्दर टॉपिक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले यूरिन फॉर्मेशंस में जो स्टेप्स हैं 3 प्रोसेस में होते हैं। आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, selective reabsorption and third one is tubular secretion। ये देखना है हमें। सबसे पहले देखना है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो चीज फिल्टर होकर आती है इस ग्लोमेरुलस कैप्सूल से बाउमैन कैप्सूल्स में जो कलेक्ट होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है उसमें जो है कि एंडोथीलियम की लेयर थी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अगर देखें हम, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसमें जो है पहली जो लेयर थी वो एंडोथीलियम की थी। इस एंडोथीलियम में देखिए यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट है कैपिलरीज में, मतलब ग्लोमेरुलस में। तो इस पोर्स को बोलते हैं फेनेस्ट्रेटेड। फेनेस्ट्री है तो ये फेनेस्ट्रेटेड बोलेंगे। पोर्स प्रेजेंट होती है और इसका काम क्या होता है, ये ब्लड सेल्स को स्टॉप कर देती है। जितने भी ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनके मूवमेंट को स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप मूवमेंट ऑफ ब्लड सेल, ठीक है। तो जब ब्लड सेल्स निकल गए, ठीक है, क्योंकि मेटानेफ्रिक यहाँ पे प्रोसेस होता है। मेटानेफ्रिक मतलब है कि ब्लड से चीजें जो है कि यूरिन या फिर वाटर का सिक्रीशन होता है। क्लियर। तो यहाँ पर एंडोथीलियम में ये प्रोसेस है। जो सेकेंड लेयर है वो आपकी है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी जो है ये स्टॉप लार्ज साइज प्रोटीन। तो सबसे पहले लार्ज साइज प्रोटीन को स्टॉप कर देगा, इनहिबिट कर देगा, या फिर कहिए लार्ज साइज प्रोटीन को रोकेगा। फिर आपका यहाँ पे सिल्ट पोर प्रेजेंट है। यहाँ पे सिल्ट पोर जो है आपका, इट स्टॉप ऑल प्रोटीन। तो सारे प्रोटीन को इसने स्टॉप कर दिया। तो बचा क्या यहाँ पर, अब इसने जो है कि ब्लड सेल्स को स्टॉप कर दिया, लार्ज साइज प्रोटीन को और स्मॉल साइज प्रोटीन को स्टॉप कर दिया। तो फिल्ट्रेशन जो आपका बच रहा है, फिल्ट्रेशन देखिए, ब्लड में से आपका ब्लड सेल्स निकला तो बचा प्लाज्मा। प्लाज्मा में से प्रोटीन निकल गया, ये माइनस है। यही बचा आपका फिल्ट्रेशन। अब इस फिल्ट्रेशन में क्या क्या बचा, सबसे पहले वाटर, फिर आपका ग्लूकोज, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है, ये आपका बचता है। इलेक्ट्रोलाइट्स भी बच जाते हैं। तो ये हुआ फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि फिल्ट्रेशन होने के बाद क्या बचता है, तो ग्लूकोज, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर। ये ऑप्शंस में 3 में से 1 या 1 में से 3 करके यस और नो में पूछता है। अगर 3 ऑप्शन दिया तो कौन नहीं है, और 1 ऑप्शन दिया तब पूछेगा कौन है इसमें। तो ये हुआ आपका फिल्ट्रेशन। अब इसके बाद आता है सेकेंड, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में
जो है कि ये सब चीजें जो है कि रीअब्सॉर्ब होगी, ये भी जो चीजें निकल रही हैं ये भी रीअब्सॉर्ब होगी बॉडी में। क्लियर। अब सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में देखिए, जब चीजें पास होकर आएंगी, पॉइंट नंबर 2 सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। अब इसमें आपके जो चीजें बाउमैन कैप्सूल में आते हैं, बाउमैन कैप्सूल में आने के बाद प्रॉक्सिमल कन्वोलेंट ट्यूब्यूल्स में आते हैं। तो सबसे पहले आपका है पीसीटी। पीसीटी में आपको बताया था कि मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है। यहां पर दो मेथड से होता है, एक एक्टिव मेथड है, एक आपका पैसिव मेथड से रीअब्सॉर्प्शन होता है। एक्टिव मेथड से जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको एक ट्रिक से याद कर लीजिए, नाग। नाग में आपका सोडियम, एसिटिक एसिड और ग्लूकोज, सोडियम, एसिटिक एसिड और ग्लूकोज आता है। पैसिव में आपका यूरिया। क्लियर। फिर आपका आता है लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली में आपको बताया था यहां पर मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन, यहां पे मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है, और यहां पे मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन में आपका किसका रीअब्सॉर्प्शन होगा, वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट का, और उस इलेक्ट्रोलाइट में आपका सोडियम होता है। अब जो थर्ड है आपका डिस्टल कन्वोलेंट ट्यूब्यूल प्लस कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे भी वाटर प्लस सॉल्ट का रीअब्सॉर्प्शन होता है। क्लियर। तो यहाँ पर सारी चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। क्लियर। अब थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन, यहाँ पे क्या है आपका ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशंस होते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन आपका हाइड्रोजन, आपका पोटेशियम, अमोनिया का होता है। यहाँ पे जो है कि पीएच जो होगा रिमेन्स कांस्टेंट, पीएच कांस्टेंट होता है, और यूरिन जो है 4 टाइम कंसंट्रेटेड हो जाएंगे। तो यहाँ ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस होती है। कलेक्टिंग डक्ट्स में चीजें जो है कलेक्ट होती हैं। अगर बॉडी में आपका जो है वाटर की कमी होगी तो यहाँ से उस कलेक्टिंग डक्ट से फिर से रीअब्सॉर्प्शन होगा हाइपोटोनिक प्रोसेस से। क्लियर। तो ये हुआ आपका फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन, और ये इसका डायग्राम है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसको हम बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट को देखते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको सब पता रहे कहां पर किस चीजों का अब्जॉर्प्शन या सिक्रीशंस हो रहा है। क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट दी GFR। GFR आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट, इसमें क्या करना है, कैसे होगा, इसको देखते हैं। GFR जो आपका है GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट, इसमें ये क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ जो यूरिन का सिक्रीशन है पर मिनट, प्रोड्यूस कितना करता है 1 मिनट में। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन बाय किडनी पर मिनट। ठीक है। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोड्यूस बाय किडनी, कितना प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो कितना करता है वो है आपका 125 ml पर मिनट।
पर मिनट में 125 आपका ml कर रहा है, लेकिन 125 इंटू 60 मिनट आपका, या आर का ये 24 डेज में, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 180 लीटर पर डे इतना सिक्रीशन होता है। पर इतना होता नहीं है, इसमें से आपका 1% जो है कि वो सिक्रीट होता है और 99% आपका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, अराउंड 1 to 1.5 लीटर पर डे का सिक्रीशन होता है। क्लियर? तो दिस इज योर GFR रेट, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोड्यूस बाय किडनी पर मिनट, वो है 125 ml पर मिनट। तो पूरे एक दिन में जो निकल रहा है 180 लीटर, लेकिन 99% रीअब्जॉर्प्शन होता है, 1% का सिक्रीशन होता है। दैट 1% इज 1 to 1.5 लीटर आपका है। तो दिस इज योर GFR। और यूरिन का कंसंट्रेशन हमने बताया 4 टाइम कंसंट्रेटेड होते हैं। क्लियर? तो दिस इज योर GFR। नाउ अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड द काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म को देखते हैं कि ये कैसे होता है। रीअब्जॉर्प्शन जो 99% हो रहा है वो वासा रेक्टा के थ्रू कलेक्टिंग डक्ट से वासा रेक्टा में आ जाता है। किस प्रोसेस से होता है उसको हम लोग देखते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब देखिए, इसके लिए आपको नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा, सो दैट आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बाकी आपको डायग्राम पता ही है, लेबल पता है। ठीक है, बस यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर ऐड किया है, दैट इज कॉल्ड दी वासा रेक्टा। ये वासा रेक्टा है, ये आपकी रीनल वेन है। क्लियर? बाकी आपको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, एफरेंट, डेफरेंट, बाउमैन, प्रॉक्सिमल कन्वोलेंट, लूप ऑफ हेनली सब आपको पता है। इसको समझने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे मतलब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं समझने के लिए कॉन्सेप्ट्स को, कि जब हमारे बॉडी में वाटर ज्यादा होता है तब क्या होगा, और जब वाटर हम कम लेते हैं, जब कम पानी पीते हैं तब क्या होता है और कैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं केस 1, लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, जब ज्यादा पानी हमने पिया, तो जब ज्यादा पानी पिएंगे तो ज्यादा एक्सक्रीट आउट होंगे, लेकिन इसको समझते हैं। ठीक है, तो जब हम पानी ज्यादा लेते हैं तो यहाँ पर जो ब्लड में ऑस्मोलरिटी रेट है वो 300 ऑस्मोलरिटी रेट है। ठीक है, यहाँ पर 300 ऑस्मोलरिटी रेट्स में ब्लड में ऑस्मोलरिटी रेट ब्लड का 300 है। किसका है? ब्लड का। अब यहाँ पर क्या है कि ब्लड का ऑस्मोलरिटी रेट, ऑस्मोलरिटी जो रेट है 300 है, और सेम ऑस्मोलरिटी रेट आपका यहाँ पे ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस से बाउमेन्स में आएगा। और यहाँ तक का जो है 300 ऑस्मोलरिटी रेट, और यही ऑस्मोलरिटी रेट आपका
पीसीटी में आएगा ऑस्मोलैरिटी रेट, क्योंकि यहां तक का जो रीजन है वो आपका कॉर्टेक्स में है और ये मेडुला में है। क्लियर? तो यहाँ इस ब्लड के कंपैरिजन में और पीसीटी के कंपैरिजन में यहाँ पे जो कंडीशन लग रही है वो है आइसोटोनिक क्योंकि बराबर है। क्लियर? अब जैसे जैसे यहाँ पर लूप ऑफ हेनली में आता गया डिसेंडिंग लिंक में, क्लियर, तो यहाँ ऑस्मोलैरिटी रेट आपकी बढ़ती चली गई 400, 600, 900, 1000, यहाँ नीचे आते आते 1200 ऑस्मोलैरिटी रेट हो जाएगी। और आपको पता है कि इस डिसेंडिंग लिम्फ में ये परमिएबल है वाटर को और इम्परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट को। ठीक है, मतलब कहें अगर परमिएबल है वाटर तो वाटर यहां से निकलने लगेंगे तो वाटर डिक्रीज कर जाएगा और सॉल्ट क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। और यहाँ पे जो कंडीशन प्ले होगी वो है आपका हाइपर टॉनिक। क्लियर? अब लूप ऑफ हेनली डिसेंडिंग लिम्ब से असेंडिंग लिम्ब में जब जाने लगेगा तो यहाँ पे इसका अपोजिट होता है, यहाँ पे इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पे जो कंडीशन प्ले होगी वो जो वाटर है वो इंक्रीज करने लगेगा और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है या कहिए सॉल्ट है ये डिक्रीज करने लगेगा। फिर यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी रेट आपकी 1000, 900 और फिर यहाँ पर 600, 400 और डीसीटी में आते आते 200 ऑस्मोलैरिटी रेट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कंडीशन हुई तो ये हुई आपकी हाइपोटोनिक। तो ब्लड के कंपैरिजन में डिस्टल कन्वोलेंट का जो ऑस्मोलैरिटी रेट है वो कम है, तो यहाँ पे जो है कि वाटर डाइल्यूट हो गया, आपका यूरिन जो है यहाँ से पास आउट हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू। तो ये जो है आपका ब्लड ऑस्मोलैरिटी केस जब लॉट ऑफ वाटर हमने लिया तो ब्लड के कंपैरिजन में डिस्टेंट कन्वोलेंट में जो है कि ऑस्मोलैरिटी रेट कम है, तो यहाँ पर वाटर सॉल्ट्स जो है कि कलेक्ट होंगे कन्वोलेंट ट्यूब्यूल्स में और यहाँ पर कनेक्ट होंगे। जब इसमें कम होने लगेगा तो यहीं से कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पे यूरिया और वाटर का जो है कि हाइपोटोनिक की मदद से, हाइपोटोनिक के प्रोसेस से वासा रेक्टा में सारे वाटर और यूरिया जो है फिर से जाएगा और रीनल वेन के थ्रू बॉडी में चलेगा। ठीक है, तो ये इधर से ऐसे हो जाएगा। ये वासा रेक्टा का फंक्शन है कि सबको कलेक्ट वापस कर लेता है और ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस से होगा, क्योंकि आपको पता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्लो करेगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन प्ले हो रही वो है आपकी हाइपोटोनिक। ये कब हो रहा है? जब लॉट ऑफ वाटर हमारे बॉडी में है। क्लियर? अब सेकेंड जो केस है, सेकेंड केस वेरी लेस वाटर, जब हम कम पानी लेते हैं या नो वाटर, जब पानी नहीं लेते हैं। जब पानी कब नहीं लेते हैं? जब इंसान फास्ट रहता है, ठीक है, रमजान चलता है तब पानी नहीं लेता है। ठीक है, बाकी तो कंडीशन है, आप ना पियो तो बात दूसरी है। तो जब कम पानी ले रहे हो तो यहाँ तक की जो प्रोसेस है डिस्टेंस कन्वोलेंट ट्यूब्यूल की, तो सेम प्रोसेस है एज केस 1। ठीक है, मतलब एक बार फिर से बता दें कि ऑस्मोलैरिटी 300 है। यही जो चीजें फिल्टर होकर आएंगे बाउमैन कैप्सूल से प्रॉक्सिमल कन्वोलेंट ट्यूब्यूल तक, तो यहाँ पर 300 ऑस्मोलैरिटी है। तो यहाँ जो कंडीशन आइसोटोनिक है। जैसे जैसे डिसेंडिंग लिम्ब में आएगा तो यहाँ पे आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि
परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसमें क्या है, वाटर जो है कि निकलने लगेगा तो डिक्रीज कर जाएगा, सॉल्ट इंक्रीज करेगा तो ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, हाइपरटोनिक। फिर यहाँ पे इसका अपोजिट था, यहाँ पे इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, तो वाटर अंदर आने लगेगा और यहाँ पे सैल्यूट जो है कम होता जाएगा, तो यहाँ पे जो कंडीशन प्ले करेगी वो हाइपोटोनिक और डिस्टेंट कन्वोलेंट ट्यूब्यूल तक आते आते 200 ऑस्मोलैरिटीज हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट्स में वाटर का, यूरिया का जो है कि फिर से रीअब्जॉर्प्शन होगा वासा रेक्टा के थ्रू और रीनल वेन पे आगे कलेक्ट हो जाएगा, वो बॉडी में आपको वापस लेकर जाएगी। क्लियर। तो यहाँ तक की कंडीशन यहाँ में भी सेम है। फिर यहाँ पे जब पानी कम रहेगा तो डिस्टेंट कन्वोलेंट ट्यूब्यूल्स में, डिस्टेंस कन्वोलेंट ट्यूब्यूल्स में आपका जो है कि हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा। वो हार्मोन है ADH, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, वैसोप्रेसिन। ये जो है आपका, इसका फंक्शन है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करें, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम दी, कहां से, DCT, कलेक्टिंग डिस्टेंस कन्वोलेंट ट्यूब्यूल से, प्लस कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। तो ये रीअब्जॉर्प्शन होता है और जब ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो यहीं पर डिजीज हो जाती है डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर। तो यहाँ पर ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन से जो आपकी डिजीज हो जाती है डायबिटीज इंसिपिडस, और यहाँ पे ही हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है डिस्टेंट कन्वोलेंट ट्यूब्यूल्स में ADH, जिसको हम वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होने लगता है, तो ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो जाते हैं तो डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन आ जाती है। तो ये था आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म वाया डायग्राम के थ्रू हमने आपको बताया तो किस तरीके से ये हो जाते हैं। क्लियर। और अब इसमें अगर देखें तो इस काउंटर करंट मैकेनिज्म में जो मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स है, मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स जो पूछेगा वो है आपका सोडियम क्लोराइड और यूरिया, ये आपको पूछ सकता है। और आपको फेट्स ऑफ यूरिया की अगर बात करें तो जब आपने ज्यादा पानी पिया या कम पानी पिया, तो ज्यादा पानी पिएंगे तो लॉट ऑफ वाटर एक्सक्रीट आउट होगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, लेस किया तो उसमें कंडीशन हो जाती आपकी यूरेमिया। ठीक है, मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट्स ज्यादा आ जाएंगे तो यूरेमिया हो जाएगा, और यूरिन जो है 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड होते हैं। क्लियर। तो ये बात हुई काउंटर करंट मैकेनिज्म की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग, रेगुलेशन कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर बात करें रीनल वेन्स में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाता है प्लस वैसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है, अभी यही चीज वापस हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग में, तो क्लियर और हो जाएगा। रेगुलेशंस में आपके 3 चीजें हमें पढ़ना है, एक ADH है, दूसरा रैस और तीसरा ANF को पढ़ना है। ये कैसे रोल प्ले करते हैं, कैसे किडनी को रेगुलेट करते हैं, वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेगुलेशंस ऑफ किडनी फंक्शनिंग। इसमें 3 चीज पढ़ना है, ADH, रैस एंड ANF, इसको पढ़ना है। देखिए यहाँ पर क्या है, इन दोनों में ये एक जैसे काम करते हैं और ये NF इनके अपोजिट काम करता है, इनके अपोजिट काम करता है। तो पहले हम लोग ADH को देखते हैं, ADH में क्या होता है।
एडीएच की कंडीशन हमने बताई कि ये कब सीक्रेट करता है, व्हेन वी हैव टेकन लेस वाटर, जब हमारे बॉडी में पानी कम होता है। क्या होता है? व्हेन टेकन लेस वाटर इन आवर बॉडी। तो क्या होता है? ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जो है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जब इंक्रीज करती है तो ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? इनको एक्टिव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक्टिव कर देते हैं। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी तो ऑस्मो रिसेप्टर्स आपको यूरिनरी ब्लैडर्स में बताया था, वहां पे भी रिसेप्टर्स होते हैं जो सिग्नल देते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो इनको एक्टिव करते हैं। ये जो है कि एडीएच जो है कि सिंथेसाइज करेंगे और कहां पर? पॉन्स नर्वोसा में। पॉन्स नर्वोसा आपके पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस कहिए, ठीक है। ये सिग्नल देता है आपको, पहले इसको लिख दें, एडीएस सिग्नल देता है किसको? गेट सिग्नल्स टू हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बाद जो है आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड्स में जो पोस्टीरियर का पार्ट है उसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा। यहां से एडीएच जो है आपका, ये एडीएच सीक्रेट्स करने के लिए एक्टिव होता है, सिग्नल हाइपोथैलेमस पे होता है। पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमस, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अब एडीएच सिंथेसाइज करेगा ब्लड के थ्रू, ठीक है। और एडीएच का फंक्शन क्या है? ये डिस्टेंट कन्वोलेंट ट्यूब्यूल प्लस कलेक्टिंग डक्ट्स को में जाकर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, प्लस आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का रोल प्ले करता है। तो ये है, एक बार इसको फिर से समझिए। ये एडीएच की कंडीशन कब प्ले हो रही है? व्हेन टेकन लेस वाटर, जब हम कम पानी लेंगे तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है। जब ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है तो ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है, किसके लिए? एडीएच के लिए। अब ये सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, और ये हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो कि पोस्टीरियर पार्ट्स के पिट्यूटरी ग्लैंड्स को सिग्नल दिया कि एडीएच को सिंथेसिस कराइए। अब ये जो है एडीएच जब सिंथेसिस होगा तो वो डिस्टेंट कन्वोलेंट ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में या कलेक्टिंग डक्ट्स में आप कहिए वर्क करता है। और ये करता क्या है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्लस वासो कंस्ट्रिक्शन, तो वासो कंस्ट्रिक्शन पर रोल प्ले करता है। ये आपका एडीएच का रोल है या फंक्शनिंग है, रेगुलेशंस है। अब हम लोग देखते हैं रैस। रैस क्या है? ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रैस क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये आपका रैस है। इसमें क्या होता है? सबसे पहली बात, ये एक्टिव कब होगा? ये एक्टिव तब होगा, इट एक्टिव या एक्टिवेटेड कब होगा? ये एक्टिवेटेड जब हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो है कि कम हो जाएगा, प्लस ब्लड की वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, तब ये एक्टिवेट होता है। ये एक्टिवेट होगा तो एक सेल्स प्रोड्यूस करेगा जिसको जेजी सेल कहते हैं, जक्स्टा मेडुलरी ग्लोमेरुलस सेल। ये इसको जो है कि प्रोड्यूस करेगा, ये जो है इसको एक्टिवेट करेगा, और ये प्रोड्यूस करता है आपका रेनिन। क्या प्रोड्यूस किया? रेनिन। क्लियर? अब ये जो रेनिन है ये एक्टिवेट करेगा, इट एक्ट्स ऑन एंजियोटेंसिनोजेन।
ये एंजियोटेंसिनोजेन पर एक्ट करता है और ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को। ठीक है, अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये एक एंजाइम के थ्रू, जिसका नाम है ACE कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2। ये जो एंजियोटेंसिन है ये एक पावरफुल कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है, पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है। ठीक है, और ये जो एंजियोटेंसिन है ये क्या करता है, एक्ट करता है किस पर, एक्ट ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, और एड्रिनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करेगा तो हार्मोन सीक्रेट करता एल्डोस्टेरोन, यहाँ पे एंजियोटेंसिन, रेनिन, एंजियोटेंसिन, फिर एल्डोस्टेरोन, तो एल्डोस्टेरोन का सिंथेसिस करेगा। और ये एल्डोस्टेरोन और एडीएच का वही रोल है, क्या है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कहां पर करेगा, डिस्टेंट कन्वोलेंट ट्यूब्यूल और आपका कलेक्टिंग डक्ट पर। ठीक है, एस क्या है, एस जो है आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है। ठीक है, ये एंजाइम जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 1 से 2 में कन्वर्ट करता है। इसको एक बार फिर से देखिए, रैस कब वर्क करेगा, इट एक्टिवेट्स होते हैं जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो जीसी सेल्स को ये जो है कि एक्टिव करेगा। जीसी सेल्स प्रोड्यूस करता है रेनिन, रेनिन एक्ट करता है एंजियोटेंसिनोजेन पर, ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 एक एंजाइम एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2, जो कि एक पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्शन है। और ये जो है एक्ट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स में, एड्रिनल कॉर्टेक्स सिंथेसिस करेगा एल्डोस्टेरोन हार्मोन, और ये एल्डोस्टेरोन जो है वर्क करेगा आपका डिस्टेंट कन्वोलेंट ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट पर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे भी होगा वाया रैस। ठीक है, थर्ड है आपका ANF। ठीक है, तो ANF जो है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर्स है, ये इन दोनों के अपोजिट काम करता है, इसको हम लोग देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर। अब देखिए ANF एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये जो है आपका ANF एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर है, ये इन दोनों के अपोजिट काम करता है। अब ये कब एक्टिवेट होगा, ये कब एक्टिवेट होगा, अब आपको भी बताइए, जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट जो है कि इंक्रीज करेगा, वहां पे क्या हुआ था, डिक्रीज, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करेगा और आपका ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये मैसेज जाता है आपके हार्ट पर। हार्ट जो है आपका ये प्रोड्यूस कर देगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, ANF। ANF क्या है, एट्रियल नाइट्रिक यूरेटिक फैक्टर। अब इसका क्या रोल है, ये जो है आपका एक्ट करेगा, एक्ट किस पे करेगा, ये वैसो डायलेटर पर काम करेगा। वहां पर क्या था, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन था, तो ये वैसो डायल्यूटर पे काम करेगा। वहां पे जो यूरिन कंसंट्रेटेड थे, यहाँ पे डाइल्यूटेड यूरिन होगा। प्लस इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट किसको इनहिबिट कर रहे हैं, ये इनहिबिट करते हैं आपके ADH को और रैस को। ये आपका ADH का रोल है, ANF का, सॉरी। तो इससे जो है हमारा मेजर पोर्शन ऑफ द सिलेबस, ये जो है कि चैप्टर
कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम कंपोजिशन ऑफ यूरिन पर चलते हैं। कंपोजिशन ऑफ यूरिन्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, फिर उसके बाद डिसऑर्डर है कि ये इसमें डिसऑर्डर क्या है, तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्लियर। ना हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ यूरिन। कंपोजिशन ऑफ यूरिन्स में जो हम लोगों को देखना है, कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन के कंपोजिशन में हमें यहाँ पर इसके कलर को देखना है, ठीक है। इसके जो है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्मेल, ठीक है, इन चीजों को देखते हैं। जो कलर है वो हमारा यूरोक्रोम की वजह से पिगमेंट प्रेजेंट होता है, यूरोक्रोम की वजह से जो कलर होता है वो पेल येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.003 टू 1.005 जो है आपका हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए कलर है पेल येलो इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट आपका क्या है, यूरोक्रोम। जैसे गूगल क्रोम है तो यहाँ पर आपका यूरोक्रोम है, प्लस आप और भी पिगमेंट लिख लिया। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आएगा तो उसको भी आप मार्क कर सकते हैं, यूरोबिलिन्स, एंड द थर्ड वन इज योर यूरोइरेथ्रिन। ये 3 पिगमेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1.003 टू 1.005 आप कह लीजिए कि इसकी ग्रेविटी कितनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर स्मेल की बात करें तो पंजेंट ओडर, क्योंकि ये एसिडिक होते हैं। क्या है, एसिडिक। एसिडिक मतलब आपके 5 to 6 इसका pH होगा। क्लियर। वॉल्यूम आपको बताए थे, वॉल्यूम में आपका 1 to 1.5 लीटर का सिक्रीशन होता है। और यहाँ पे जो स्मेल्स होगा पंजेंट ओडर, यहाँ पे जो इस आपका जो सब्सटेंस है वो यूरिनॉड है, जिसकी वजह से इसकी जो स्मेल आती है, ठीक है। तो ये केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन है। अब डिसऑर्डर की अगर बात करते हैं कि डिसऑर्डर क्या है, डिसऑर्डर में सबसे पहले ग्लाइकोसूरिया में क्या है, जब यूरिन में ग्लूकोज ज्यादा प्रेजेंस हो, तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। फिर आपका कीटोन्यूरिया, मतलब कीटोन बॉडीज यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे ग्लूकोज हो जाए यूरिन में, या प्रेजेंस करिए, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज या प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी हो गई, ठीक है। फिर आपका एल्ब्यूमिन्यूरिया, मतलब यहाँ पे एल्ब्यूमिन हो गई है आपके, एल्ब्यूमिन हो जाए यूरिन में। फिर है हिमेटोन्यूरिया, मतलब यहाँ पे ब्लड सेल्स हो जाए प्रेजेंट, ब्लड सेल प्रेजेंट हो जाए यूरिन में, ठीक है। फिर पायूरिया, इसमें क्या है कि पस सेल प्रेजेंट हो, ठीक है, यूरिन में। फिर आपका यूरेमिया को कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक्सेस यूरिया हो जाए तो उसको यूरेमिया कहते हैं। फिर आपका जॉन्डिस आता है, जॉन्डिस में भी पिगमेंट जो आपके प्रेजेंट होते हैं, जॉन्डिस में पिगमेंट है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन प्रेजेंट होता है। एक है एन्यूरिया, मींस इसमें यूरिया ही नहीं होता है यूरिन में, तो ये हो गया आपके डिसऑर्डर। With this we have completed this chapter that is called the excreted products and its elimination. हम लोग नए चैप्टर के साथ जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।